हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो इस लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मैथड्स के ऊपर। बिकॉज इससे पहले जो मेरे लेक्चर्स थे वो होपफुली आप लोगों ने क्लियरली समझ लिए होंगे, बहुत अच्छे से देखे होंगे। सो उसमें हमने जो बात की थी वो बात की थी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, किनेमेटिक इंडिटरमिनेसी फॉर बीम, फ्रेम एंड ट्रेसेस के ऊपर। तो किस तरीके से इंडिटरमिनेसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो स्टैटिक हो या किनेमेटिक हो, किसी भी बीम के ऊपर, किसी भी फ्रेम के ऊपर या किसी भी ट्रस के ऊपर, चाहे वो 2D हो या 3D ट्रस हो, कुछ इंटरनल उसमें लिंक्स वगैरह दिए हैं या उसमें कोई इंटरनल हिंज दिए हैं, तो वो इंडिटरमिनेसी की बहुत अच्छे से बात करी। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो गई। अब जो बात कर रहे हैं, जब मैंने गेट का सिलेबस आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हम लोग जो टॉस वन पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर या जिसको स्ट्रक्चरल एनालिसिस फर्स्ट बोलते हैं, इसमें से जो टॉपिक्स हैं जो गेट में आ सकते हैं, उसमें से पहला था इंडिटरमिनेसी, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया। और दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था फोर्स मेथड के बारे में और डिस्प्लेसमेंट मेथड्स के बारे में। तो यहाँ पर फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम लोग एक साथ कवर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें हम सिर्फ मेथड्स की बात करेंगे। तो फोर्स मेथड में कुछ मेथड्स आती हैं और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर कुछ मेथड्स आती हैं, और बेसिकली वो क्या है, वो मेथड्स ही हैं सारी की सारी। तो यहाँ पे हम पूरी मेथड्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारे वो दो टॉपिक जो हैं वो इसके अंदर ही कवर हो जाएंगे। अब मैं जब मेथड्स की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं फोर्स मेथड की बात करूँ या मैं डिस्प्लेसमेंट मेथड की बात करूँ, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम करेंगे, लेकिन इन्हीं के अंदर कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो बेसिकली डायरेक्टली गेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। गेट में पूछे जाते हैं, या स्टेट इंजीनियरिंग का जो सर्विसिंग का एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, या आप जो जूनियर इंजीनियर के लिए आप प्रिपरेशन करते हैं उसमें पूछे जाते हैं। तो ये जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, जिसका नाम है स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये बेसिकली आपने कुछ सोम में भी पढ़े थे और कुछ आप पीछे जाइएगा जब स्ट्रक्चरल एनालिसिस का हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे थे, और वहां पे मैंने आपको वर्क डन बाय द लोड बता रहा था और स्ट्रेन एनर्जी बता रहा था, तो उन मेथड्स की हेल्प से भी हम लोगों ने डिफ्लेक्शन निकालना सीखा था। तो रोटेशन निकालना और डिफ्लेक्शन निकालना सीखा था, तो वहां पे मैंने वो चीजें कैलकुलेट करके बताई थी। उनके जो डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं स्लोप और डिफ्लेक्शन के, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमें ये पता होने चाहिए, तो बहुत अच्छे से इसके नोट्स बना के और एकदम अपने टेबल के सामने लगा के उसको बिल्कुल याद करने हैं आपको। और वो क्या है स्टैंडर्ड रिजल्ट, तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आपसे कैंटिलीवर बीम के बारे में, जिसमें मैंने आपको एक कैंटिलीवर बीम दिया है और ये फ्री एंड पे यहाँ पे एक लोड लग रहा है, पी कोई लोड लग रहा है। तो जब ये लोड लगेगा, तो इस लोड की वजह से ये बीम किस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, ये बीम कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ इस पॉइंट पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा, वो होगा डेल। और इसी पॉइंट पे अगर मैं यहाँ से एक टेंजेंट बना दूं डॉटेड करके, तो यहाँ पे आती है रोटेशन, वो होगा थीटा। तो आपसे स्टैंडर्ड रिजल्ट का मतलब ये है, कुछ आपने सूम में पढ़े थे और मैंने स्ट्रेन एनर्जी में इसको तो कैलकुलेट करके बताया है, मैंने वर्क डन बाय द लोड मेथड से भी करके बताया था और स्ट्रेन एनर्जी मेथड से भी करके बताया था। इसके लिए आप पीछे लेक्चर में जाइएगा, मैंने डिटेल में पूरा कैलकुलेट किया इसको। तो इसमें ये क्या पूछता है कि जो फ्री एंड पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है, या कुछ वैल्यूज दे देगा और इसका मैग्नीट्यूड पूछ लेगा आपसे। तो कभी भी याद रखिएगा कि जो कैंटिलीवर बीम होता है, फ्री एंड पे जो पॉइंट लोड लगता है उसके नीचे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इस पे मिलता है, वो डिफ्लेक्शन कितना होता है, पी एल क्यूब बाय थ्री ई आई, पी एल क्यूब बाय थ्री ई आई। और ये हमने कैलकुलेट भी किया है यूनिट फर्स्ट जब मैंने आपको पढ़ाई, डिटेल में कैलकुलेट करके बताया, विद द हेल्प ऑफ वर्क डन लोड मेथड से भी और विद द हेल्प ऑफ कास्टिग्लिआनो मेथड, सॉरी स्ट्रेन एनर्जी मेथड से, राइट। तो उसमें आप जाइएगा, उसमें चेक करिएगा, इसको डिटेल में बताया। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे रोटेशन की बात करता हूँ, थीटा की बात करता हूँ, तो यहाँ पे जो रोटेशन मिलती है वो मिलती है पी एल स्क्वायर बाय टू ई आई के बराबर। तो ये होती है इस पॉइंट पे रोटेशन, जब बात होती है कैंटिलीवर बीम की। अब इसी के बाद अगर मैं वापस से कैंटिलीवर की बीम की बात करता हूं, बट अब मैं कंसंट्रेटेड लोड नहीं लगा रहा हूं, अब मैं उसके ऊपर यूडीएल लगा रहा हूं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा रहा हूं, डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर का, हर एक मीटर पे जो लोडिंग है वो डब्ल्यू की लोडिंग है। और मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप मुझे इसमें डिफ्लेक्शन बताइए, तो यहाँ पे भी ये जो बीम डिफ्लेक्ट होगा वो कैसे डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे ही डिफ्लेक्ट होगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा डेल। और इस पे रोटेशन भी कहां मिलेगी, यहाँ पे आपको रोटेशन मिलेगी थीटा। तो जो डिफ्लेक्शन होगा यहाँ पे, जब यूडीएल लगा हो, तो वो होता है डब्ल्यू एल की पावर 4 डिवाइड बाय 8 ई आई के बराबर, जब यूडीएल लगा। और इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने यूनिट फर्स्ट में आपको बताया कि यहाँ सेक्शन काट कर लीजिए, उसके अबाउट मूवमेंट निकाल लीजिए, और फिर उसको क्या करिए आप, जो बेंडिंग की कंडीशन मैंने बताई थी स्ट्रेन एनर्जी की, उसको उसमें अप्लाई कर दीजिए। तो ये आ गया था आपका डिफ्लेक्शन। इसी तरीके से आप इसको करेंगे कि यहाँ पे भी सेक्शन काट लेंगे, यूडिल की वजह से मूवमेंट निकाल लेंगे और इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो मिलेगा डब्ल्यू एल की पावर 4 8 ई आई। बट इसको आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं।
वहां हमको सॉल्व नहीं करना, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मिलती है, तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। इसी तरीके से अगर इस पे रोटेशन की बात करता हूँ, जब यूडीएल है तो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 6 के बराबर। जब मैं डब्ल्यू, अगर मैं यहाँ पे पी रख दूं तो इसका मतलब यहाँ पी एल स्क्वायर है, यहाँ पे कितना आ रहा है, पी एल क्यूब आ रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 इस तरीके से भी आप कुछ याद रख सकते हैं। यहाँ पे पी एल की पावर 3 आ रहा है, यहाँ पे पी एल की पावर 4 आ रहा है। तो डब्ल्यू बोला है तो डब्ल्यू एल की पावर 4 आ रही है, यहाँ 3 है, यहाँ पे 8 है। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ, ये हो गया आपकी पॉइंट लोड की बात, ये हो गई आपकी किसकी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड की बात, यूडीएल की बात। अगर मैं यूबीएल की बात करूं, यूबीएल लगा हुआ, यूनिफॉर्म वेयरिंग लोड लगा हुआ, तो वेयरिंग लोड के केस में क्या होगा, तो वेयरिंग लोड के केस में मैंने बोला कि जब इस पे लोड लगेगा तो बेसिकली डिफ्लेक्ट तो ये ऐसे ही होगा, यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा मैक्सिमम और यहाँ आएगी रोटेशन थीटा। तो यहाँ पे जब जो रोटेशन होगी वो कितनी होगी, डब्ल्यू एल की पावर 3 24 के बराबर। और जो डिफ्लेक्शन होगा ना इस पे, वो डिफ्लेक्शन कितना होगा, डब्ल्यू एल की पावर 4, यहाँ पे जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा डिवाइड बाय 30 के बराबर, यूवीएल के केस। इस टाइप के यूवीएल की क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में तो नहीं आते यूवीएल के क्वेश्चन, बट यूवीएल के क्वेश्चंस आपको जो देख सकते हैं आप गेट वगैरह के एग्जाम में ज्यादा देख सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ज्यादा देख सकते हैं। इसी तरीके से मैं फोर्थ केस बताऊं, यहाँ पे पूरे मैंने कैंटिलीवर्स बीम की बात की डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ सिंपली सपोर्टेड बीम की। तो बोथ एंड सपोर्टेड बीम इस पे हिंज लगा दिया या रोलर लगा दिया, और बीच में अगर मैं कंसंट्रेटेड लोड लगाऊं तो उस कंडीशन में ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक रोटेशन यहाँ पे आएगी इसमें थीटा ए, और एक रोटेशन यहाँ पे आएगी इसमें थीटा बी, और मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन मिलेगा वो यहाँ पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलेगा, डेल मैक्स मिलेगा अंडर द लोड। तो यहाँ पे जो थीटा ए होगा वो थीटा बी के बराबर होगा, क्योंकि सेंटर पे लोड है, जितना रोटेशन यहाँ आएगा उतना ही रोटेशन आएगा बाय सिमेट्री। इसका मतलब थीटा ए थीटा बी बराबर होगा पी एल स्क्वायर बाय 16 लेकिन जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम वो कितना होगा, पी एल क्यूब बाय 48 के बराबर होगा जो डिफ्लेक्शन हो, और जो कहाँ आएगा, अंडर द लोड सेंटर पे मैक्सिमम आएगा, राइट। जब बोथ हैंड सपोर्टेड की बात, अब इसी तरीके से बोथ हैंड सपोर्टेड की बात हो रही है, बट अब मैंने लोड क्या कर दिया, एसेंट्रिक कर दिया। लोड क्या कर दिया मैंने, एसेंट्रिक कर दिया। तो इस केस में भी बीम आपका इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा, बट यहां पे डिफ्लेक्शन आएगा, यहां पे वो क्या हो गया, डेल सी। उस डिफ्लेक्शन को निकालना है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है, इस लोड के नीचे यहां डिफ्लेक्शन अगर निकालना है तो वो हो जाएगा पी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाय 3 ये क्वेश्चन भी मैंने कराया हुआ है, आप इसके लिए जाइए और मेरी यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस को देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को देखिए, जो मैंने स्ट्रेन एनर्जी मेथड से कराए थे उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, और मैंने आपको ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है, और मैंने ये डिफ्लेक्शन निकाल के वहां पे बताया भी, तो किस तरीके से डिफ्लेक्शन निकलता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन एनर्जी मेथड और विद द हेल्प ऑफ बर्डन, अब वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले में, इसमें भी बोथ हैंड सपोर्टेड की बात हो रही है, बट अब यहाँ पे यूडीएल आ गया। तो यूडीएल के केस में भी आपका जो बीम डिफ्लेक्ट होगा वो ऐसे ही डिफ्लेक्ट होगा, जो यहाँ रोटेशन आएगा थीटा आई, वो इक्वल टू किसका होगा, थीटा बी के रोटेशन के। इसका मतलब थीटा आई थीटा बी बराबर होंगे, लेकिन डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 के बराबर होगा, डब्ल्यू एल क्यूब बाय 24 और यहाँ पे जो सेंटर पे डिफ्लेक्शन आएगा वो डिफ्लेक्शन होगा डेल सी, और वो डेल सी कितना हो जाएगा, 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 बाई ई आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों ये, क्योंकि जब हम डिजाइनिंग की बात करेंगे ना, अब आगे जब सेमेस्टर में आप जाएंगे, फोर्थ सेमेस्टर के बाद फिफ्थ में आएंगे, उसके बाद सिक्स में आएंगे, सिक्स में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा आरसीसी, रेनफोर्स सीमेंट कॉन्क्रीट डिजाइन, जिसमें आप डिजाइनिंग करते हैं बिल्डिंग को कैसे डिजाइन करते हैं। तो जब बिल्डिंग में बीम को डिजाइन करते हैं ना, तो बीम के ऊपर यूडीएल लोडिंग आती है, तो लोड की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन आता है, तो वहां पे हमको डिफ्लेक्शन का चेक लगाना पड़ता है कि जो बीम हम बना रहे हैं, जो बीम की विड्थ दे रहे हैं, हम लेंथ दे रहे हैं, जितनी डेप्थ दे रहे हैं, तो कहीं वो डिफ्लेक्ट तो नहीं करेगा। तो इस बेसिस पे हम लोग को चेक करना पड़ता है। तो ये फॉर्मूला आपको वहां देखने को मिलेगा, जो कि होता है 5/384 डब्ल्यू एल की पावर 4 बाई ई आई, कब, जब बीम के ऊपर यूडीएल लोडिंग। अब इसी के बाद एक और की बात करता हूँ, बोथ हैंड सपोर्टेड है, बट यहाँ पे मैंने एक कपल लगा दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कपल लगा दिया। तो कपल की वजह से बेसिकली रोटेशन आएगी ए के ऊपर और बी के ऊपर, तो जो रोटेशन आएगी वो रोटेशन कितनी होगी, एम एल बाय 6 के बराबर, और सेकंड रोटेशन होगी एम एल बाय 3 के बराबर। रोटेशन मतलब बेसिकली जो स्लोप उस पर डेवलप होगा। तो ये भी कुछ कंडीशन है। तो ये जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की स्टैंडर्ड कुछ कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ और हम लोग डिस्कस करेंगे, इसकी कुछ 2-4 और भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, वो पूरी की पूरी कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, बिकॉज इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा। सो नाउ
8th नंबर पे अगर मैं बात करूँ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के जो स्टैंडर्ड रिजल्ट की 7 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ये 8वां नंबर का केस बता रहा हूँ जिसमें बोथ एंड सपोर्टेड है और यहाँ पे बेसिकली एक क्लॉक मूवमेंट लग रहा है और यहाँ पे एक एंटी क्लॉक लग रहा है। तो जब ये क्लॉक लगेगा और एंटी क्लॉक लगेगा तो ये कुछ इस तरीके से बीम को डिफ्लेक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक रोटेशन आएगी थीटा ए और एक यहाँ पे रोटेशन आएगी थीटा बी, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो थीटा ए और थीटा बी बराबर होंगे क्योंकि दोनों की जो मैग्नीट्यूड है मूवमेंट की वो सेम होगी। तो सेम बेसिकली रोटेशन डेवलप होगी यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो थीटा थीटा बी बराबर होंगे, वो होगा ml/2ei के बराबर, ml/2ei, राइट। अब इसी तरीके से अगर मैं डिफ्लेक्शन की बात करूं सी पॉइंट पे, सी पॉइंट मतलब सेंटर वाले पॉइंट पे डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो डिफ्लेक्शन मैक्सिमम निकलेगा और वो डिफ्लेक्शन निकलेगा ml²/8ei के बराबर, ml²/8ei। जब बोथ हैंड सपोर्ट है ना, दोनों तरफ से हम लोग बेसिकली एक मूवमेंट कपल अप्लाई कर रहे हैं। अब इसी के बाद मैं बात कर रहा हूँ 9th नंबर पे ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए बोथ हैंड सपोर्टेड बीम है बट ट्रायंगुलर लोडिंग लगी हुई है। तो ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए जो थीटा ए थीटा बी होगा वो होगा 5/92 WL³ EI के बराबर। तो यहां भी जो आपका बीम डिफ्लेक्ट करेगा तो बीम तो बेसिकली ऐसे ही डिफ्लेक्ट करेगा। तो थीटा और ए एंड थीटा बी जो होंगे वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, राइट। अब इसके बाद डिफ्लेक्शन की बात करूं तो सेंटर पे डिफ्लेक्शन मिलेगा मैक्सिमम। जो डिफ्लेक्शन होगा ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए वो WL⁴/120 EI होगा। तो याद रखिएगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगुलर लोडिंग के लिए भी कई बार क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है और सीधे स्टैंडर्ड रिजल्ट पूछ लेता है। जितने भी आपके स्टेट के एग्जाम है, जितने SSC के एग्जाम है, जितने व्यापम के सब इंजीनियर के एग्जाम होते हैं, उसमें तो सीधा स्टैंडर्ड रिजल्ट ही पूछता है कि आपको ये गेज दे देगा कि ये बीम है, दोनों तरफ पे कपल लगा हुआ है, तो आप बताइए कि स्लोप कितना होगा और डिफ्लेक्शन कितना होगा और नंबर ऑफ ऑप्शंस दे देगा। तो आपको डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस मिलने को देखने को मिलेंगे और ऐसे नहीं है, बहुत काफी क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वें नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक एंड को मैंने फिक्स्ड कर दिया। अब बोथ एंड सपोर्टेड की बात चल रही थी बट अभी मैं सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक एंड को फिक्स्ड कर दिया और दूसरे को रोलर ले लिया है। अब इस पे मैंने एंटी क्लॉक यहाँ पे मूवमेंट लगाया है। तो यहाँ पे जो रोटेशन डेवलप हो रही है वो कुछ इस तरीके से आएगी। जो थीटा बी रोटेशन आएगी, थीटा ए पे जो रोटेशन होगी वो तो फिक्स की वजह से 0 हो जाएगी। तो सिर्फ थीटा बी रोटेशन आएगी और वो रोटेशन कितनी होगी, ml/4ei के बराबर होगी। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं लास्ट 11th नंबर पे, इसमें मैंने बोथ हैंड सपोर्ट प्लेट ले लिया और सेंटर में बेसिकली मैंने क्या किया, कपल लगा दिया। तो जब मैं सेंटर में कपल की बात करूंगा तो सेंटर में इस कपल की वजह से जो रोटेशन डेवलप होगी, ये क्या होगा, ये बीम को ऐसे घुमाएगा। तो यहां से तो बीम बेसिकली ऊपर चला जाएगा और यहां से बीम नीचे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से रोटेशन आएगी। तो यहाँ पे जो रोटेशन आएगी वो थीटा ए आएगी, यहाँ पे जो रोटेशन आएगी वो थीटा बी आएगी, राइट। और यहाँ पे जो रोटेशन आएगी वो आएगी थीटा सी, और इसकी रोटेशन और यहाँ जो रोटेशन आएगी थीटा सी, ये दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये रोटेशन बराबर होगी वो थीटा सी ml/12 के बराबर। लेकिन क्या ए और बी पे जो रोटेशन आएगी तो वो भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो ए और बी पे क्योंकि सेंटर पे लग रहा है तो दोनों तरफ बराबर कंडीशन जाएगी। तो ए बी का जो होगा ml/24 होगी। यहाँ पे ये एंटी क्लॉक होगी और यहाँ पे भी क्या होगी, एंटी क्लॉक रोटेशन कुछ इस तरीके से डेवलप होगी। तो ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे आपके स्लोप और डिफ्लेक्शन के, जो आपको डायरेक्टली याद रखने पड़ेंगे बिकॉज इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ये मैथड्स के अंदर का पार्ट है। इसके बाद हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर उसके बाद बात करेंगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक की। थैंक यू।